नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीएम ठाकरे के अपील के बावजूद शिवसेना विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच बुधवार देर रात जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार आज एनसीपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आश्चर्य जताया कि राज्य का खुफिया विभाग सरकार को सतर्क क्यों नहीं कर सका, खासकर जब मंत्रियों सहित इतनी बड़ी संख्या में विधायक इस कदम पर थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुंबई से सूरत पहुंचे विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के पास थी, जो सीधे राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये सभी विधायक एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से फ्लाइट भी लेते हैं, लेकिन इसकी सूचना ना तो मुंबई पुलिस को होती है और ना ही गृह मंत्री को। ये कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे जी ने मुझको लगता कि इसमें थोड़ा सा लेट कर दिया होगा। ये बहुत पहले अगर बात, जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे, तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी उसे, वो जो मुख्यमंत्री का आवास है उससे अपने मातोश्री बंगले पर भी ले जाने को तैयार है। अब ये तो उनकी एक अपील है, नाराज है तभी लोग तो नहीं मिल रहे हैं उनसे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हीं के दल के विधायक उनसे नाराज हो गए, और इस हद तक के नाराज हो गए कि उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि अगर कोई मुझसे नाराज है तो ये तो उनको अपने आप सोचना चाहिए, नाराज हैं तभी तो नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसका ज्वलंत उदाहरण है महाराष्ट्र। पिछली 2-3 कोशिशों के बाद इस बार उन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खड़ी है और कांग्रेस लगातार कह रही है। हमारे महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी ने भी बाकायदा कह दिया कि शिवसेना का जो आंतरिक मामला है वो शिवसेना उसे रिजॉल्व कर सकती है, कांग्रेस हमारे साथ, हम खुल करके महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं। और मुझे खुशी है कि उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बयान दिया कि एक बुरे वक्त में कांग्रेस और एनसीपी हमारे साथ खुल करके खड़ी है। तो जो भी स्थिति है वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगी, लेकिन पूरा देश देखे कि किस तरह से सूरत एयरपोर्ट पर शिवसेना के विधायकों को, बागी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन में लगभग घसीटते हुए एयरक्राफ्ट तक चढ़ाया गया। किस तरह आसाम में उतरने पर गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उनको रिसीव करने के लिए आया। इससे पता चलता है कि इस पूरे पॉलिटिकल तमाशे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। सरकार की जो प्राथमिकता है उससे सरकार को ये बान पीढ़ियों को पहले से पहले जिम्मेदारी से उनको देखभाल करना ही जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अब पॉलिटिकल टूरिस्ट लेकर अब बिजी हो गए। सरकार के पास पैसा नहीं है, आम जनताओं को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए जो हमारे शिविर में रहे हुए हैं, जिनके घर अब पानी के नीचे है, उन तक हमारे राहत हम पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी अब पॉलिटिकल टूरिस्ट को लेकर अभी काफी परेशान है। मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र से मेहमान को ले आए हैं असम में, और वही मेहमान के देखभाल करने के लिए पूरे पुलिस की बड़ी जिम्मेदार कार्यकर्ता को वहां पर मौजूद किया है।
और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुधा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी या बचेगी? गिरेगी की संभावनाओं और आशाओं पे पूरी दुनिया टिकी हुई है और हम चाहते हैं कि सरकार बचे, क्योंकि जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, साम दाम दंड भेद हर तरह से ईडी का डर दिखा के बाकी चीजों करके जिस तरह से अस्थिरता पैदा करने की बात की जा रही है। जो लोग बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं कि देश के लिए हम कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, हम देश के लिए, देश की जनता के लिए करते हैं, उसी जनता को प्रॉब्लम में लाने के लिए, क्योंकि आप जानती हैं चुनाव कराने में या जब भी कोई चीजें इस तरह भंग होती है उसमें कितने जनता के ही पैसे उसमें समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें, और आपने देखा कितने आरोप थे और कैसे एक पत्र भी आपको अभी हुआ होगा, उन्होंने दिखाया था कि कैसे कहा गया कि अगर आप भाजपा के साथ आते हैं तो आपके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के पत्रों के द्वारा लोग इस सरकारी तंत्र एकनाथ शिंदे तो ये बात कब से कह रहे थे? उन्होंने तो पहली शर्त ही ये रखी कि हम वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। अब उन्हें हिंदुत्व का डर सता रहा है ना। और रही बात ईडी की कार्रवाई से लेकर तमाम चीजों की, तो अब तो खुद शरद पवार सवाल उठा रहे हैं। सुधा जी, वो तो सीधे पूछ रहे हैं कि इतने सारे विधायक मुंबई छोड़कर असम पहुंच जाते हैं या फिर गुजरात पहुंच जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं, ऐसा कैसे संभव है? जानती है कि जब कोई चीज अंदर आप चावल एक देखते हो और उसमें निकाल देते हो ना, तो जो उमस होती है, जो अंदर से अंदरूनी घातें चलती हैं, उसके बारे में किसी को भी कैसे पता नहीं चल पाया। इस पे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया गया होगा। ये अचानक तो किया नहीं गया है। जिस तरह से पत्र आ रहे थे और भाजपा सरकार 3 बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं ऐसे करने की, और ये अस्थिरता पैदा करने का जो ईडी का बाकी चीजों का जिस तरह से लोग पूछताछ शुरू हुई और फिर उसका दिखा के एक नाथ को जिस तरह से उनके विधायकों के साथ मिलकर उनको बचाने के लिए कि अगर आप यहाँ आते तो बच जाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है कि भाजपा के साथ आने में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप किसी और पार्टी वो सारे गुनाह आपके वाजिब रहते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है, ना तो कुछ इसका पल्ले पड़ता है कि वो कौन सा न्याय व्यवस्था है, कौन सा अपराध शास्त्र है जो भाजपा के साथ होने पे वो अच्छा हो जाता है, लेकिन आप कहीं और हो तो आप अपराधी घोषित कर दिए जाते हो। ये बात समझ में नहीं आती। यानी कि 37 से 40 विधायक मंत्री आपने अपने पास ऐसे रखे हुए थे जिनकी फाइलें दबी हुई हैं। आप खुद मान रही हैं कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड है और इसलिए अब ईडी का डर दिखा रही है बीजेपी। चलिए, उनके पास तो वॉशिंग मशीन है, वहां जाकर तो ये धुल जाएंगे, लेकिन आपने ऐसे नेता रखे हुए हैं, दागी नेता। बिल्कुल नहीं, पहले की नेताओं का दल बदल का है, आप उसके लिए हम नेताओं की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज है कि जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग, इस शब्द का प्रयोग आप लोग करते हो, चर्चा आप जानते हैं। चलिए, ठीक है। चीजों को इस तरह से बदल देना, आप जानती हैं जिस तरह से राहुल जी की ईडी जांच का जो प्रहार किया जा रहा है, बार बार 50 घंटे पूछा रहे हैं, तो ये सवाल तो उठाना वाजिब है। आप जानती हैं पल्लवी जी, ऐसा नहीं कि जो कहा जा रहा है ये कुछ अलग सी बातें हैं, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस स्तर से घट के कहां पहुंच गई ये भी आप जानती हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और उसे हमें बाध्य किया जा रहा है, ये आप भी जानती हैं। उसमें प्रश्नों को घुमा देने से बात बदल नहीं जाती है। आलोक वत्स जी, आवाज मिल रही है आपको? ईडी का डर दिखा रहे हैं आप इन 37 विधायकों को, एकनाथ शिंदे को। आपको शुरू से ही महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करनी थी और गिरानी थी, और अब क्या आप ऑपरेशन लोटस में सफल हो रहे हैं वहां? ये पहली बात तो सरकार को गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। आप देख रही हैं कि अभी भी विधायक वहां से टूट के आ रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है? वो तो अपने यहाँ से निकल के आ रहे हैं। असली शिवसेना तो ये खड़ी हो गई है। भाई 40 से ऊपर विधायक इनके पास हो जाएंगे तो उनके पास बचेंगे कितने आदमी? 2/3 की बात कर रही है तो 2/3 से ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात, किस हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी थी बाला साहब ठाकरे की,
उसको कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलाकर क्या बना दिया था इन्होंने। भाजपा से भी एक कदम आगे कट्टरवादी हिंदू पार्टी थी शिवसेना, और है उनका राष्ट्रवाद जागा है, उनका हिंदुत्व जागा है, इसलिए वो वहां नहीं रहना चाह रहे हैं। और अब जो खेल हो रहा है, जो आप सबके सामने है, वो स्वतः निकल के आ रहे हैं। अरे इसको आप खेल कहिए या इसको आप कहिए, नहीं आपने कहा, बस ये आप कह रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सब लोग देख रहा है पिछले 2-3 दिन ये से। संयोग है क्या आलोक जी, ये मात्र एक संयोग है क्या कि सबसे पहले ये विधायक जाते हैं गुजरात और उसके बाद जाते हैं ये असम, दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकारें हैं, ये मात्र एक संयोग है? ऐसी कौन सी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आप? ये हमारे साथ आना चाहते हैं, अच्छा, तो ये हमारे साथ ही जाएंगे। ये मतलब आपने खुलकर मान लिया कि ये सारे के सारे आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि मैं शिवसेना छोड़ूंगा ही नहीं। वो तो पत्र भी दे रहे हैं कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ रहा हूं, बस शिवसेना अपना गठबंधन तोड़ ले कांग्रेस एनसीपी से। तो आप ये बात किस हिसाब से कह रहे हैं कि 30-40 जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये संभावना ऐसी है, और राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये संभावना हो रही है कि अगर वहां सरकार बनती है तो ये हमारे साथ होंगे। चलिए सर्वेश्वर पाठक ये जी, हमारे संगठन में है, हमें लगता है कि इनको हमसे ज्यादा मोह है, हमसे ज्यादा प्रेम है। चलिए ठीक है सर, वो तो वक्त बताएगा। संरक्षण में है, खेल हो रहा है। पल्लवी जी कितने आप तो मतलब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि उनके संरक्षण में है, खेल हो रहा है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे भाजपा के नेता भाई साहब कर रहे हैं, तो बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी कि वो खेल ही कर रहे हैं राजनीति में। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोला ना कि ऑपरेशन लोटस जो चला रखा है जगह जगह पर, अब महाराष्ट्र में सफल होता हुआ नजर आ रहा है क्या सर्वेश्वर पाठक जी? ये ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में सफल हुआ, कर्नाटक में सफल हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, वहां हो नहीं पाया, और अब महाराष्ट्र में सफल होने की बिल्कुल एकदम पास में ही है कि अब कभी भी सफल हो सकता है। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली बात, मैंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुना। सुधा मिश्रा जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि खेला कर रही है बीजेपी, वहां की सरकार को अस्थिर कर रही है जी। सुधा जी ये बताइए कि आपको कानो कान खबर कैसे नहीं मिली? मध्य प्रदेश में भी कानो कान खबर नहीं मिला। आप यहाँ के एमपी पे, शिवसेना के एमपी पे कह रहे हैं कि उसको ईडी का डर दिखाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि तो स्वच्छ थी, साफ थी, उनको कौन सा ईडी का डर दिखाया बीजेपी ने? और बाकी के विधायक को वहां भी आपको कानो कान खबर नहीं मिली थी। और ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया है मध्य प्रदेश में। मेरे को बोलने दीजिए सुधा जी, फिर बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बड़े तत्परता से सुना। तो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखिए पल्लवी जी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना सब फंसी पड़ी थी एमएलसी के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में जी। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, स्ट्रेटेजिस्ट लोग डिफरेंट काम हो रहे थे, और उसका खामियाजा ये पहले ही देखने को मिला कि बीजेपी के पास बहुमत ना होते हुए भी एमएलसी चुनाव में उसने अच्छा एक ज्यादा सीट हासिल कर लिया। रही बात महाराष्ट्र की ऑपरेशन लोटस की, तो देखिए एकनाथ शिंदे ने सीधा पहला ही स्टेटमेंट दिया कि एनसीपी और कांग्रेस से टाई अप खत्म करके बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाओ। देखिए ये नेचुरल एलाइज थे। 2019 में जो गठबंधन की सरकार थी और वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जाके चुनाव लड़ी थी शिवसेना। देखिए उस समय जो सीट शेयरिंग हुई थी, भाजपा 164 सीटों पे लड़ी थी और शिवसेना 124 पे। भाजपा में भी अच्छा कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। अगर आज अपना प्रदर्शन अच्छा की होती तो शिवसेना अगर भाग भी गई होती तो वो अपने दमखम पे सरकार बना सकती, क्योंकि 145 एमएलए की जरूरत है। शिवसेना 55 पे आ गई, जो कि 2014 में वो 62 पे थी। और सबसे बड़ा मूल कारण जो सुधा जी ने बोला
कि वहां पे कोई ऐसी नहीं है। देखिए शिवसेना का मूल कैडर और जो उनका प्रिंसिपल था पार्टी का वो हिंदुत्व था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बाला 2.5-3 साहब साल ठाकरे बाद ने अपनी हिंदुत्व की याद आ राजनीति रही है उसी क्या पे की शिंदे थी। जी को? बाला नहीं, साहब ठाकरे जी ये को सवाल भी तो है ना हिंदू हृदय सर्वेश्वर सम्राट जी, बोला अभी जाता था। इतने साल जब सरकार चलाते हो गए तब उन्हें हिंदुत्व पर कोई खतरा मंडराता हुआ नहीं दिखा, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं वही हिंदुत्व पर बात- खतरा है। देखिए शिवसेना ने जब एनसीपी और इससे टाई अप किया था, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ देर में बोल दूंगा, एक उनके थे नेता, उन्होंने शिवसेना छोड़ दी, लेकिन शिंदे बना रहा 2.5 साल तक। देखिए शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में क्या क्या नहीं किया। अरे मुंबई की रोड पे नमाज पढ़ा जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक लेडी नवनीत राणा दंपति को जेल में डाल दिया गया, उस पे देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया एक हनुमान चालीसा के लिए। और उद्धव ठाकरे का मातोश्री जो है मुंबई में नहीं रहा, 10 जनपथ रोड शिफ्ट हो गया। तो स्वाभाविक है, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे की बात अलग है, उनका स्ट्रेचर अलग है, चुनाव होगा तो वो अपना सीट बचा लेंगे, लेकिन बाकी के एमएलए को उसी जनता के पास जाना पड़ेगा जिस जनता से वो हिंदुत्व की उस प्रिंसिपल पे चुनाव लड़के आए थे। तो एकनाथ शिंदे को 2.5 साल बाद आई। देखिए ये परिपाटी थी, कभी बोला गया था कि हमारी अमित शाह जी से बात हुई थी, जो कि शिवसेना ने आरोप लगाया था बीजेपी को कि आप हमें बराबर का हकदार दीजिए, 2.5 साल हमें चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए, 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। तो 2.5 साल हो गया उद्धव ठाकरे जी का चीफ मिनिस्टर बनना, और उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट सुनिए शिवसेना का। उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं थी, वो तो एनसीपी ने दे दिया। अरे आपको मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं थी तो फिर किस दबाव में आप बीजेपी को छोड़ के गए? आप तो बड़ा भाई छोटा भाई की हैसियत पे वहां थे और नेचुरल एलाइज थे, एक साथ चुनाव करे। रही बात कांग्रेस की, माननीय सुधा जी ने बोला कि राहुल गांधी जी को ईडी का डर दिखाया गया, ईडी से परेशान किया गया। सुधा जी, ईडी उसी को परेशान करती है जहां खामियां होती है। एजेएल और यंग इंडियन कंपनी में जो ये घोटाला हुआ और 2000 करोड़ का एसेट्स बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लगी पड़ी है, क्योंकि युवराज के हाथ से 2000 करोड़ का एसेट्स कहीं खिसक न जाए। ये है कि नहीं है? ऐसा है सर्वेश्वर जी, देखिए आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि ईडी उन्हीं को परेशान करती है जहां खामियां होती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से भी सही नहीं है। पाठक जी, सुधा जी, मैं भाजपा की भी आता हूँ। अगर आपकी बातों में भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, 30 सेकंड आप लगातार बोल रहे हैं। नहीं 30 सेकंड सुन लीजिए। अब देखिए भाजपा की अभी सबसे बड़ी क्या है, वो कह रही है हमने अस्थिर नहीं किया है। वो इस वेट में है कि अगर एकनाथ शिंदे जी के पास 37 से ज्यादा एमएलए नहीं होंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ जाएगा। तो वो अभी उसी आड़ में है, और अगर ऑपरेशन लोटस उन्होंने वहां स्टार्ट किया है तो इस बार सक्सेसफुल होके रहेगा। इसलिए होगा क्योंकि शिवसेना भाजपा की नेचुरल एलाइज थी। वो एनसीपी नवंबर में जो हुआ था, सर्वेश्वर जी, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि बिना बीजेपी से बात किए इतना बड़ा फैसला ले लेंगे एकनाथ शिंदे? आपको वाकई में ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के किसी नेता के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई होगी और वो सीधे उठाकर ले जाते हैं सारे विधायकों को सूरत? उठाकर तो नहीं ले गए, खैर वो अपनी मर्जी से ही गए होंगे जितने भी विधायक गए हैं, लेकिन सूरत पहुंचे, उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे, ये एकमात्र संयोग नहीं है। उनकी लगातार बातचीत चल रही थी, जो आज हम देख रहे हैं इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी, और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में भी जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। तो बिना बातचीत के इतना बड़ा कदम शिंदे जी उठा ले, ये थोड़ा मुमकिन कम ही नजर आ रहा है। सुधा मिश्रा जी, कमलनाथ पहुंच गए मुंबई अपने विधायकों को बचाने के लिए, लेकिन सरकार गिरेगी तो तीनों की गिरेगी ना। अब चाहे शिवसेना के विधायक जाएं या कांग्रेस के जाएं, चाहे एनसीपी के जाएं। बिल्कुल, बात जब संयुक्त पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो चाहे किसी भी पार्टी के विधायक एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो पूरी सरकार गिरती है। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि सरकार को हम बचा लें, अस्थिर जो करने की कोशिश हो रही है। इसके पहले पत्रकार बंधु ने तो पत्रकार बंधु है, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व की बात कर ली, भाजपा की बात,
की बात कर ली, लेकिन यही बात राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं। अरे मेरी बात मैं भी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पाठक जी एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। मैं भी हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ, बहुत प्राउड है मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पे। लेकिन राजनीति में आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो आप कम से कम उसके अनुसार तो रह सकते हैं। मैं दूसरी बात कर रही थी, आपने मैंने भाजपा किसी दूसरे धर्म पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाया। आ रही हूँ जी, जब जी, आप जी, किसी जी। राज्य में जब सरकार बनती है तो किसी एक धर्म की नहीं होती है, सभी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं बार बार? जहां तक बात हो रही है कश्मीर में, जब भाजपा ने सरकार बनाई थी किसके साथ, आपको याद होगा, तो वहां पे जो अलायंस बने थे वो कैसे बन गए थे? आप लोग जब खुद भाजपा कोई कार्य करे और सरकार बनाने के लिए जनता के वोटों की दरकार दी जाती है कि नहीं होना चाहिए, तब वहां पे बन के सरकारें बन जाती है उनके साथ जिन पे ये आरोप लगते हैं कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं या देश के हित में काम नहीं कर रहे, तब तो सरकार बन जाती है, तब प्रश्न खड़ा नहीं होता है। यहाँ पे अगर सरकार बन गई एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ, तो आप बता रहे हैं कि 2.5 साल में उनको याद या किसी को भी याद आ रही है कि हम हिंदुत्व पे बात कैसे कर पाएंगे। राजनीति में इतना ज्यादा स्वार्थ, ये जो नई पार्टी चल रही है, इससे जनता का ही नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं। क्योंकि वो आज का सरकार में कल कहीं सरकार बना के वहां पे पार्टी के करेंगे। प्रताप सरनाईक जी ने इसके पहले उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिख के दिया था, पत्र बहुत चर्चा में भी आया था, उन्होंने कई नाम भी दिए थे, अगर ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इस तरह की राजनीति में पल्लवी जी जब बातें होती है, इसका मतलब स्वार्थ, देश सेवा, समाज सेवा, लोगों के लिए सेवा से होती, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो गई है। जब तक ये चीजें, जो ये बदलाव आए हैं ना राजनीति में, कुछ भी करके हमें पद पे बने रहना है और अस्थिर करने के जो तरीके होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, वो ऐसा है सुधा जी, महाराष्ट्र में जब से आप तीनों ने सरकार बनाई है तब से सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा हो ऐसा नहीं है। बीच में हमने कांग्रेस विधायकों का वो पत्र भी देखा था जो सोनिया गांधी को लिखा गया था कि हमारी सुनी नहीं जा रही या हमारे विधायकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें खुलकर सामने आई थी, तो लगातार ये उठापटक तो चल ही रही थी ना। मैं एक बात हाँ 3 बार हो चुकी, मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, ये बताइए किसी भी संस्थान, किसी भी परिवार, किसी भी उसमें क्या लोगों के बीच में मतभेद नहीं होते हैं? मतभेद होने का मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है तो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मतभेद और मनभेद, ये जो मनभेद करके सरकारों को अस्थिर किया रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। भाजपा की प्रवक्ता ने 2-3 शब्दों का प्रयोग भी बहुत अच्छे से किया कि हमारा संरक्षण प्राप्त है, खेल हो रहा है। तो आप राजनीति को खेल बना दोगे, खेल 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, फिर आदमी सामान्य जीवन में आता है। आपने राजनीति का खेला कर दिया है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि संरक्षण हमारा तो प्राप्ति है। ये सब प्रयोग है, जानबूझ के किया जा रहा है अस्थिर करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत बात मैंने नहीं कह दी और बाबर भाई को हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक पक्ष दिखाई पड़ता है, दोनों पक्ष को देखने का आप लोगों को दिन में रात और रात में दिन नहीं देखते हैं। आपको रात ही रात दिखती है। जी बिल्कुल, बोले आप। मुस्कान जी, पल्लवी जी, पल्लवी जी, मैं सुधा जी का एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, 10 सेकंड दीजिए। पल्लवी जी जी बताएं सर्वेश्वर जी। सुधा जी, आपने कहा, देखिए मेरे हिंदुत्व पे कोई ये मत कहिए जितना दूसरी पार्टी नहीं। आपने कहा ना कि राज्य में सब नागरिक रहते हैं। पहले तो हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में जो तख्ता पलट हो रहा है क्या वो हिंदुत्व की वजह से हो रहा है? मैंने आपके हिंदुत्व पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, आप हिंदुत्व को मत जाइए, जिस पे बात करिए। आपने जो कहा कि राज्य में सब नागरिक रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितना दूसरे धर्म का नागरिक मेरे धर्म को चाहता है या उसकी आस्था में विश्वास रखता है या रेस्पेक्ट करता है, उतना ही मैं उनके धर्म को रेस्पेक्ट करता हूँ। बस बात का यही खत्म है। चलिए आलोक जी, ठीक है। जी हाँ। अरे सर्वेश्वर जी, सुधा जी, बहस हो ही नहीं रही है सर। हिंदुत्व पर कोई बहस नहीं हो रही है, ना कोई धार्मिक मसला है। महाराष्ट्र में सरकार बदलने की कगार पर है और उसके पीछे बहुत सारी वजह है, सिर्फ हिंदुत्व एक वजह नहीं है। आलोक वत्स जी, देखिए, मैं दोनों विद्वान को सुन रहा था। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो नेचुरल एली हैं और जो साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो जनता को धोखा तो शिवसेना ने दिया था। उनको जनता ने चुना था हमारे साथ सरकार चलाने के लिए, और वो हमको साथ में ले रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? धोखा देकर साथ में ले रहे हैं। आप प्लीज सुधा जी मुझे बोलने दीजिए।
वो कहते हैं ना, घर का सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पल्लवी जी, अगर दोनों लोग भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बता दीजिए ना, हम भी तो कांग्रेस के लेके आए हैं बोलने के लिए। वो राजनीतिक अगर दोनों विश्लेषक के हटा तौर देते पर हैं है, तो। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है सुधा आप जी। मुझे बोलने दीजिए, लेकिन लग नहीं रहा है पल्लवी जी। चलिए आप आलोक एक जी, मिनट आलोक मुझे बोलने दीजिए। अगर वो सही बात बोल रहे हैं तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं हो गए। आपके भाजपा का आपके प्रवक्ता मैं फेवर हूँ। में है तो बिल्कुल मुझे पता है भाई साहब, ये सारे प्रवक्ताओं के ही हाथ है। अभी आप लड़ने लगोगे तो बोल देंगे तो आप उनको यहाँ से हटा भी दोगे, मुझे पता है ना। सुधा जी जी बोले भाई साहब, बोले। एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज डाइल्यूटेड वॉर। हाँ, तो लग रही। पॉलिटिक्स इज जी, जी, डाइल्यूटेड जी। वॉर। चलिए आप मान रहे हैं मतलब आलोक जी कि आप लोग ये वॉर छेड़कर बैठे हुए हैं और उसमें अब कुछ भी हो सकता है। आप मान रहे हैं ना आलोक जी की ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलाया हुआ है और उसके लिए अब आप कुछ भी करेंगे, क्योंकि गलती नहीं है ना, उसके लिए तो आप ये सोचकर बैठे हुए हैं। हम तो शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। शांत? कुछ स्वतः हो रहा है, लोगों की अच्छा। अंतरात्मा जाग गई है। वो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ आना चाहते हैं। ये सब कुछ स्वतः हो रहा है। और रही बात, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। हमने जितनी योजनाएं लाई, हमने मुसलमानों को कहीं भी नहीं उसमें वंचित किया। चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे राशन देने का मामला हो, चाहे घर आप देने का वंचित मामला करेंगे हो। कैसे? वो देश के वासी आप वंचित करेंगे कैसे? आपने कोई एहसान थोड़ी ना किया है, आपको समस्त देशवासियों की बात करनी है। आप नाम क्यों ले रहे हैं? आप नाम क्यों ले रहे हैं? आप देशवासियों की बात करिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं आप लोग बैठ के? सुधा आपने कोई एहसान किसी पे नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पल्लवी जी को रोकिए इस बात पे। बिल्कुल, हिंदू बिल्कुल। मुस्लिम करने ना बैठे यहाँ पे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हम आप सिर्फ ये कर बता रहे रहे हैं। हैं, हम ये बता रहे हैं सबका साथ सबका ठीक है विकास करने आलोक वाले जी, हम लोग। आलोक जी एक बात बताएं, महाराष्ट्र में जो अभी स्थितियां बनी हुई हैं, ठीक है एक एक करके बात करेंगे। आलोक वत्स जी, महाराष्ट्र में जो अभी सरकार बदलने की कगार पर खड़ी हुई हैं चीजें, वो क्या सिर्फ हिंदुत्व की वजह से है? ये किसने कहा और ये बात कौन फैला रहा है कि नहीं हिंदुत्व के कारण बनी बनाई सरकार गिरा दी जा रही है? यानी कि ये देश अब संविधान से नहीं हिंदू और मुसलमान से चलेगा। नहीं, आप पल्लवी जी गलत ले रही हैं। मैंने कहा कि हिंदुत्ववादी सोच शिवसेना की हमसे ज्यादा थी और वो सोच से अलग जनता को धोखा देके कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। कांग्रेस और एनसीपी की राष्ट्रवादी सोच वैसी नहीं है जैसे कि शिवसेना की है। ये बेमेल साथी। चलिए मैं आलोक जी लौटती हूँ आपके पास। अभी एक बार सीधी तस्वीरें दिखाते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत का। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत. आणि हे का गेले आहेत सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील. तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू. अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत. आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलं आहे तिकडे. आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील. ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील. अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत. मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही. आज 11:30 वाजता बैठक घेणार आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? 11:30 वाजता आज बैठक घेणार आहेत का कोणाची नाही? मुख्यमंत्री साहेब? मुख्यमंत्री आज कोणतीही बैठक घेणार नाही. वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या आहेत. त्यानंतर आमचे 2 पाटील आणि नितीन देशमुख हे पत्रकार परिषद घेतील. त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील. त्यांचं एकदा तुम्ही एक साधारण 12 नंतर आहे, वेळ आपल्याला कळवली जाईल. शिवालयात असेल किंवा वर्षावर असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू. कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये. या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं, एवढंच मी सांगू शकतो. संजय राउत जी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है? एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम 41 नहीं, मैं एमएलए किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा. मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात सर आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है. हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं. कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता. पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है.
पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसे आप कहते हैं, ये बेईमानी है। जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू द्याते। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय। आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातोश्रीवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावर उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए। क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे आके हमारे बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राउत साहब एनसीपी के नेता चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करके चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आलोक वत्स जी, बताइए, अब आप अपनी बात जारी रखिए और हिंदुत्व पर कोई भी बात नहीं होगी सर, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुत्व की है ही नहीं। पल्लवी जी, जी सबसे जी पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी बताएं बताएं। आगे बढ़ने से पहले पल्लवी जी, आप जब न्यूज पे आगे गई हैं, इन्होंने बाकायदा बैठ के बोला कि अगर मेरा गला खराब ना होता डॉट जो वर्ड्स यूज किए, इन्होंने सीधे ऑन एयर बोला है और कह रहे हैं कि आपको नहीं बोला है, फिर कह रहे हैं आप क्या कर लेंगी। जरा इनसे पूछिए ये किस जगह से आते हैं। मैं आपका जुबान निकाल लूंगी। आप नाम पूरी वीडियो निकालिएगा। मैंने कहा अगर आपने मेरा नाम लिया होता एक तो। बात बताएं, ये कौन सा तरीका होता है बातचीत करने का आलोक वत्स जी? क्या यहाँ पर हमारी कोई निजी लड़ाई चल रही है? क्या आपकी कोई जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही है? किस बात की लड़ाई चल रही है यहाँ पर? अगर मेरा गला होता तो चुप रहिए पहले आप। इन्होंने कहा अगर मेरा गला खराब नहीं होता मैं चुप रहूं। पल्लवी जी, ये वीडियो निकाल के मुझे चाहिए ना, तो मैं इसके खिलाफ भी बजाने वाली हूँ। ठीक है। अभी हम महाराष्ट्र के मसले पर चर्चा कर लेते हैं। सुधा जी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे अगर किसी भी तरह की कोई बदतमीजी हुई है आपके साथ तो। और आलोक वत्स जी, अगर आपको अच्छे से बात करना नहीं आता सर तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। जबरदस्ती कर रही है। जब तक ये ऑन एयर माफी नहीं मांगेंगे जो इन्होंने बोला है, तब तक इसमें आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इनसे बोलिए सॉरी बोले, ये सॉरी बोले, चाहे मुझे बोला हो, चाहे आपको, चाहे पत्रकार भाई को बोला हो, जिसको भी बोला है सॉरी बोले। मैं आपको अगर कोई बात से आती है, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, बोलिए। नहीं, आप पूरे सामने बोलिए कि मैंने जो बोला वो गलत था और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बोला ही नहीं, मेरी किसी और से बात हो रही थी। आपको नहीं बोला मतलब मैं वीडियो निकलवाऊं? आपको नहीं बोला, आपको नहीं कुछ बोला हूँ मैं। आपको सॉरी भी बोल दिया, आप शांत रहिए। शांत, इस तरह से मुझसे बात मत करिए। गलती करके ना शर्म मत दिखाया करिए। चलिए ठीक है सुधा जी, कुछ भी कर सकते हैं। सुधा जी, अगर किसी तरह की कोई अभद्रता हुई है, किसी तरह की कोई अभद्रता हुई है मैम, तो मैं सॉरी बोलती हूँ,
कि यहाँ बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आपके साथ भी हुई है जी पल्लवी जी, ठीक आपके है। साथ भी हुई है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। इन लोगों का ये ऐसा हो गया, ये कुछ भी बोल देंगे। इन लोग का सम्मान है, किसी और का सम्मान नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और अब शब्दों की मर्यादा कोई नहीं लांघेगा, शब्दों की मर्यादा कोई नहीं लांघेगा। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आलोक जी अब शांत हो जाइए सर थोड़ी देर के लिए प्लीज। बात पता नहीं कहां से कहां चली गई है आलोक जी, बात पता नहीं कहां से मैं क्या चाहूंगी आलोक जी, बस हम चर्चा करना चाहते हैं महाराष्ट्र के मसले पर, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं चाहता है, यहाँ कोई जंग नहीं चल रही है सर। सर्वेश्वर जी कहा कि ऐड चल रहा है, मैं किसी और से बात कर रहा था। ठीक है सर, हो गया। सर्वेश्वर जी जी पल्लवी बताएं सर। अब अभी संजय राउत आकर कह के गए हैं कि सारे के सारे विधायक हमारे साथ हैं, वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि सरकार बच जाएगी, किसी तरह की कोई भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं है और कोई नाराजगी नहीं है। देखिए पल्लवी जी, जब इस तरीके की घटना किसी भी राज्य में होती है तो इसका ये नहीं होता कि तुरंत में ये सारा कांड हो जाएगा, राज्यपाल बुला लेंगे दूसरे पार्टी को और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसमें समय लगता है। तो जो शिवसेना है वो पूरी जुगत करेगी कि जो विधायक उनके यहाँ से रुष्ट होके गए, नाराज होके गए हैं। हेलो जी जी आवाज आ रही है पाठक साहब जी, तो जो रुष्ट होके नाराज होके गए हैं उनको वापस लेके आएंगे इन प्रकार। यही संजय राउत जी है। आप इनकी भाषा और इनका टोन और लहजा कुछ दिन पहले का देखिए, इनकी भाषा, और जब से ये कांड हुआ है तब से इनके जो बॉडी लैंग्वेज में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो आप देखिए। तो ये पूरे तरीके से है कि शिवसेना पूरी तरीके से क्राइसिस में है। इवन उद्धव ठाकरे जी असली शिवसेना किसके पास जाएगा इसकी भी समस्या आप आन पड़ी है, क्योंकि इतने सारे विधायकों का एक लिस्ट भी आ चुका है। 34 विधायकों का उन्होंने लिस्ट दिया था, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास 40 से ज्यादा है एकनाथ शिंदे जी। तो ये जो क्राइसिस है शिवसेना की अपनी साख बचाने की, उद्धव ठाकरे जी को अपनी पार्टी अपना चुनाव सिंबल बचाने की वो आप पड़ी है। जैसे हमने देखा था रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद चिराग पासवान के पास ऐसा ही समस्या आन पड़ा था और अंततः उनको अपने पार्टी का सिंबल अपने चाचा को देना पड़ा, क्योंकि जो विधायकों की संख्या उनके पास ज्यादा थी। और अब अगर एकनाथ शिंदे जी ये कह रहे हैं कि हम असली शिव सैनिक हैं, उन्होंने देखिए पहला स्टेटमेंट यही दिया था कि बाला साहेब के असली शिव सैनिक हम हैं। आप बीजेपी से के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाइए, कांग्रेस और एनसीपी को छोड़िए। देखिए 2.5 साल बाद सडनली उनको ये याद नहीं आ गया, वो मंत्री भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद शिवसेना के जितने प्रवक्ता आते हैं उन पे पर्सनल छीटाकाशी करते हैं कि वो एक ऑटो ड्राइवर था। अरे एक ऑटो ड्राइवर को अगर उसमें कार्य कुशलता, उसमें इतनी क्षमता थी, तभी तो वो शिवसेना के एमएलए बन के मंत्री पद पे सुशोभित हुए। दूसरी बात पल्लवी जी, मैं ये बता दूं कि अगर 2.5 साल बाद ये कार्य हुआ है तो बाकी की पार्टियों को भनक क्यों नहीं लगी? और उद्धव ठाकरे ये सवाल तो कुछ शरद पवार ने पूछ लिया कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के पाटिल साहब को भनक कैसे नहीं लगी। इन सारे विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है और मुंबई पुलिस सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। कैसे चले गए ये सारे के सारे सूरत? पल्लवी जी 30 सेकेंड। सुधा जी ने इससे पूर्व मेरे को भाजपा का प्रवक्ता बताया था। मुझे बताइए सुधा जी, वहां की गवर्नमेंट में वहां का जो पुलिस कमिश्नर था उस पे गाजगिरी छोड़िए, वहां का पार्टी का जो वो गृह मंत्री था, मतलब सरकार का, वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गया। मान लीजिए कोई सरकार चली जाती है, उसके पास भ्रष्टाचार लगता है, मंत्री जाता है, सर्विंग गवर्नमेंट के मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और वो जेल में बंद है। दूसरा बंदा जिसके दाऊद गैंग से नवाब मलिक, उसका वो भी जेल में बंद है। सुधा जी, तो ऐसे सरकार का मैं क्यों सपोर्ट करूं? कांग्रेस पार्टी ने क्या अच्छा किया मुझे बताइए वहां पे? अगर अच्छा की होती तो 44 एमएलए ही क्यों आते पार्टी को? उससे ज्यादा एमएलए आते हैं। पार्टी का ग्राफ दिनों बाद दिन क्यों गिरता जा रहा है सुधा जी?
राहुल गांधी जी का चलिए, जवाब ले एक लेते हैं सर। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंप्लेन किया था। आखिर यंग इंडियन कंपनी बना के जिसमें 38% शेयर माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी के नाम, बाकी का मोतीलाल वोहरा और एक और शख्स है उनके नाम था, तो उस बात को तो उजागर करूंगा ही ना। उसमें मैं सपोर्ट कहां से कर सकता हूं? और जो सच्चाई है मैं वही बोलता हूं। मैं कोई भाजपा ठीक का है, सुधा प्रवक्ता जी। नहीं हूं, और जिस दिन बनना होगा उस दिन बन जाऊंगा। मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। अब जवाब ले लेते हैं मत सर, बनिएगा, उसके बाद मैं प्रवक्ता आपके आलोक जी बगल में का रुख बैठे कर हुए हैं, लूंगी। ऐसे ही सुधा बनने जी। से अच्छा मत बनिए आप, जो है वही बेहतर है। बिल्कुल, स्त्रियों आप का तो- सम्मान करना, भाषा मर्यादा मुझे अच्छी तरीके से आता है सुधा जी। बिल्कुल भाई साहब, इसलिए कह रही हूँ ना, अगर ऐसे बनना है तो बिल्कुल मत बनिएगा, आप जो है वो बेहतर है। बताएं सुधा जी, वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया कांग्रेस पार्टी ने कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और पूरे देश में आप लोगों का ग्राफ गिरता जा रहा है। जब दो से कोई सरकार बना के केंद्र सरकार में आ सकता है, राजनीति का जो चक्र है वो किसी के लिए ठहरता नहीं है, ये सबको मालूम है। इसमें बात करने के कुछ ना कुछ सरकार में जब कोई कार्य करता है, घर में भी देखिए जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे ज्यादा बुराई के पात्र वही बनते हैं, क्योंकि काम करने के बाद ही अच्छा और बुरा समझ में आता है। पल्लवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो काम ही नहीं करेगा वो अच्छा और बुरा में डिफिनेशन कहाँ से होगा? तो अच्छा ही अच्छा है, कुछ किया ही नहीं उसने। तो जब कोई कार्य होता है, उसके एवज में क्या बुराइयां क्या अच्छाइयां, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, ये कार्य के होने पे डिपेंड करता है। मैं उस पर नहीं जा रही कि क्या अच्छा नहीं किया। अच्छा ना किया होता तो आज हम देश के इस स्थिति में ना होते। कुछ बुराइयां 100% हर जगह होती हैं, और कुछ ऐसी खामियां रही होंगी कि हम सरकार में नहीं है। इसको मानने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ये ना कह देंगे कि नहीं सब कुछ हमने। आप जिस कंपनी की बार बार बात कर रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी थी भाई साहब, आपको पता होगा कि उन कंपनियों पे कार्य कैसे होता है। उस पत्र को बचाने के लिए, जिसके जो देश की स्वतंत्रता में काम कर रहा था, उसको बचाने के लिए कोई पार्टी काम करती है, हाथी को बचाने के लिए, तो ये भी गलत है। चलिए मान लेते हैं ईडी का काम है, ईडी अपना काम कर रहा है, वो जो होगा सही अपराधी आएगा, आरोप लगा है, अगर सही होगा तो पकड़े जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कौन रोक रहा है? ना ईडी के दफ्तर जाने से हमने मना किया, ना हमने उनसे कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। 50 घंटे की पूछताछ की, राहुल जी बैठे रहे, उन्होंने पूछताछ करना, उत्तर देते रहे। भाई अगर गलत होंगे तो उत्तर नहीं देते, उत्तर दे रहे हैं ना, तो जो सही होगा वो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई बहस की मुद्दा ही कोई दो राय नहीं नहीं है। सारे है। नियम बिल्कुल। मैं उस पर दूसरी बात कह रही हूँ कि अभी इतनी जो बातें हो रही थी, जो कैसे मालूम नहीं चला। आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाती है तो आप कहते हो कि सूचना तंत्र को पता नहीं चला। तो सूचना तंत्र को पता नहीं चला, ये फेल्योर नहीं होता है। कभी कभी वो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उनको खबर नहीं हो पाती है। अभी कानपुर में जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद जिस चीजें बिगड़ी, उसमें कहा गया कि कैसे लोगों को मालूम नहीं चला कमिश्नरी होने के बाद। तो आप जानते हैं कभी कभी सूचनाएं लैप्स कर जाती हैं, वो पता लोग उसमें रहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसकी सूचना को लेने का लोग प्रयास नहीं करते हैं। चुनाव चल रहे थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद कुछ थे जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, पार्टी के कार्य करने के समय चल रहे थे, लेकिन उन पे फायदा उठा के कोई अपना काम कर जाएगा, इसका अंदेशा नहीं था। हम पूरी तरह से इस कोशिश में थे कि कार्य पूर्ण हो जाए। सर्वेश्वर जी मेरी का आवाज फोन आ रही है? दोबारा, सर्वेश्वर जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। आप अपनी बात जारी रखिए सुधा जी, उसके बाद मैं आलोक जी आपका रुख करूंगी। सुधा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मेहमानों की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीएम ठाकरे की अपील के बावजूद शिवसेना विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नर्म नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच में बुधवार देर रात जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार आज एनसीपी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं शरद पवार ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आश्चर्य जताया है कि राज्य का खुफिया विभाग सरकार को सतर्क क्यों नहीं कर सका, खासकर जब मंत्रियों सहित इतनी बड़ी संख्या में विधायक इस कदम पर थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मुंबई से सूरत पहुंचे विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के पास थी, जो सीधे राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये सभी विधायक एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से फ्लाइट भी लेते हैं, लेकिन इसकी सूचना ना तो मुंबई पुलिस को होती है और ना ही गृह मंत्री को। ये कैसे संभव है? तो शरद पवार ने ये तमाम सवाल उठाए हैं, अपनी ही सरकार पर वे सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इतनी
सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ना महाराष्ट्र पुलिस को इसकी जानकारी थी और ना ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। ये समझने वाली बात है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की अपील भी अब बेअसर नजर आ रही है। कल शाम से लेकर सुबह तक 7 और विधायक टूटकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच में शिवसेना के 4 बागी विधायक कल शाम को, तो वहीं 3 बागी विधायक आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। और वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बुधवार शाम को ही लोगों को संबोधित किया था और देर रात सरकारी आवास छोड़कर अपने निजी आवास मातोश्री पहुंच गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मंत्री जयंत पाटिल और जितेंद्र अवहाड और पार्टी नेता सुनील तटकरे के बीच ये बैठक चल रही है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना अभी भी मजबूत है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना अभी भी मजबूत है। भाजपा शासित राज्य में विधायक ले गए, दबाव में हमें लोग छोड़कर चले गए, लेकिन लाखों कार्यकर्ता शिवसेना के साथ खड़े हैं। राउत ने दावा किया कि पार्टी विधायक असम क्यों गए हैं, इसका जल्द खुलासा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर कहा कि डमी कार और डायलिसिस वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने आए नकवी ने मतदान केंद्र के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हालात के बारे में पूछे जाने पर वहां की शिवसेना नीति सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि डमी कार और डायलिसिस वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती। इस सवाल पर कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा, नकवी ने सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी शिवसेना के जो विधायक हैं वो टूटकर गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि हमारे साथ 42 शिवसेना के विधायक हैं। वहीं आज सुबह 11:30 बजे सीएम उद्धव के समर्थन वाली विधायकों की बैठक भी होगी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार और एनसीपी विधायकों की बैठक इस समय चल रही है और 11:30 बजे शिवसेना के विधायकों की भी बैठक होनी है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार देखने को मिल रही है। ये उठापटक अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं और लगातार इस मसले पर हम भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आलोक वत्स जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़ा वॉल्यूम तेज कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आलोक जी, मेरी आवाज अब मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। आलोक वत्स जी, आप कह रहे थे कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि इन विधायकों की अंतरात्मा जाग गई है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जैसे ही ये विधायक सूरत पहुंचे तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली क्यों निकल गए थे सर? और उसके बाद महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी विधायकों की बैठक भी चल रही है, रोजाना बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। ये तमाम चीजें किस ओर इशारा करती हैं? और सबसे बड़ी बात, एमएलसी के चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग किस तरीके से हुई? क्या ये सब पहले से लिखी लिखाई कहानी नहीं थी? ये इस बात को स्वीकारने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये इसकी कवायद बहुत पहले से चल रही थी और वो लोग वहाँ सफोकेटेड महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों ने वहाँ से छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन एकाएक ये नहीं होता है। अब आज तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि असली शिवसेना कौन है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली शिवसेना है? वो तो उन लोगों को डिसाइड करना है ना नजर आ रहा है, सर। उसमें तो 14-15 आदमी रह जाएंगे। ये तो शिवसेना डिसाइड करेगी कि असली शिवसेना कौन है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना? और अगर ये हमारे साथ आते हैं तो इनका स्वागत है। एक मजबूत सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शर्त रखी है सर एकनाथ शिंदे ने कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, तो एक बात तो साफ है कि वो बीजेपी का दामन तो नहीं थामेंगे। हो सकता है वो अपनी पार्टी बना के हमारे साथ अलाई कर जाए।
चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, राज ठाकरे का कोई हाथ आपको इसमें नजर आ रहा है? ये जो सारी तस्वीरें इस समय दिख रही हैं उसमें राज ठाकरे इस समय कहां पर खड़े हुए हैं? क्योंकि काफी एक्टिव वो भी हो गए थे इन दिनों और जाहिर सी बात है कि उन्हें बीजेपी का पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा था। देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे भी उसी शिवसेना से अलग हुए एक नेता है और उनका भी अगर आप वर्चस्व देखें या उनका जो स्ट्रेटेजी है, प्रिंसिपल है, वो सारा का सारा वही हिंदुत्ववादी और महाराष्ट्र को लेके सीमित है। अभी जो भी वो एक्टिव मोड में नजर आए, हनुमान चालीसा और वो मंदिर में अजान मस्जिद में अजान, सर क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ध्यान से बोलिए ये सारी बातें। से मंदिर में वो लाउड तो स्पीकर, उनका भी वही हिंदुत्व वाले मुद्दे पे ही बात थी। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी एमएलए की नगण्य है, कुछ खास प्रभाव नहीं है, तो इस चीज में उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं किया जा सकता कि वो भी बीजेपी के कार्य से प्रभावित रहते हैं और एक नेचुरल अलाइज है बेसिकली, क्योंकि शिवसेना एक नेचुरल एलायंस था। और छूटते ही एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले यही कहा कि आप एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दीजिए, मैं शिव सैनिक हूं, मैं शिवसेना छोड़ के नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सारा का सारा दामोदर नंबर गेम पे है पल्लवी जी। अगर वो 37 से ज्यादा विधायक लाएंगे तभी वो बच पाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से। अगर उसमें कहीं होती है, देखियो भावनात्मक अपील उद्धव जी ने कहा, लेकिन अभी तक उसका कुछ असर दिखने को नहीं हो रहा। अगर यही बरकरार रहा और 40-42 के आसपास या 37 से ज्यादा एक भी विधायक 38 हो या 37 तक सिमट जाए, अगर इनके पास रहते हैं तब वो पार्टी का सिंबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो इन्होंने कहा कि एक अलग पार्टी बनाएंगे या जो भी होगा, तो ये सारा दामोदर पल्लवी जी अभी 11:30 बजे एक बार फिर से शिवसेना नीति विधायकों की बैठक बुलाई गई है सर, और अब यही देखने वाली बात रहेगी कि इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं, क्योंकि जितने विधायक पहुंचेंगे उसके अलावा सारे के सारे इस समय गुवाहाटी में हैं। तो ये नंबर गेम अभी क्लियर हो नहीं पा रहा है, लेकिन हो जाएगा, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है कि 11:30 बजे के बाद ये क्लियर हो जाएगा। पल्लवी जी, कल देखिए, कल शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने व्हिप जारी कर दिया जी जी, लेकिन व्हिप का जवाब क्या आ गया मीडिया में? आपने हमने सबने देखा, 34 एमएलए का वो हस्ताक्षर किया हुआ लेटर आ गया। तो व्हिप का जवाब व्हिप से दिया गया कि आप असली शिवसेना नहीं हो, हम असली शिव सैनिक हैं। तो यहाँ सारा माजरा वही है पल्लवी जी, नंबर गेम का है। बीजेपी भी अभी अपनी पूरी बात उस तटस्थता से नहीं रख रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस जी एक सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट साबित हुए हैं। वो तो शरद पवार भी तारीफ कर चुके हैं उनकी। शरद पवार ने उन्हें जादूगर कह दिया था तो चला दिया उन्होंने जादू, और उन्हीं की सरकार गिराने पर आ गए हैं वो। खैर 11:30 बजे के बाद ये देखने वाली बात रहेगी कि कितने विधायक शिवसेना के इस बैठक में पहुंचे हैं और आगे की कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।